हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सब्जेक्ट सिंप्लीफाइड। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक रिसोर्सेस। ओके, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट सेशन ऑन दिस टॉपिक। Economic importance of hydroelectricity. Okay, hydroelectricity is a flow resource. Flow resource, which is available in abundance. Okay, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होती है, and since it is renewable and inexhaustible, this flow resources is renewable. तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को आप एनी नंबर ऑफ टाइम्स जनरेट कर सकते हैं, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन वाटर एंड वाटर इज़ इन अबेंडेंट सप्लाई। तो वाटर की कमी नहीं है, इसलिए आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में जनरेट कर सकते हैं। हेंस नॉन रिन्यूएबल एंड एक्सॉस्टिबल रिसोर्सेज लाइक मिनरल ऑयल कैन बी कंजर्व बाय यूजिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके हम मिनरल ऑयल जैसे रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। मिनरल ऑयल जैसे कोल, पेट्रोलियम, इनको हम बचा सकते हैं अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में जो मेन रॉ मटेरियल होता है, जो कंपोनेंट होता है, दैट इज़ वाटर, एंड वाटर इज़ इन अबंडेंट सप्लाई। द नेक्स्ट पॉइंट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज़ नॉट कॉज्ड बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। Why do we prefer hydroelectricity? Because it does not cause environmental pollution. Hydroelectric power is also cheaper. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे इकोनॉमिक पर्पसेस को भी सर्व करती है, जैसा कि है खेतों में पानी पहुंचाना, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल करना, मछली पालन में, फिशरीज़ में, पीसी कल्चर, एंड मेनी अदर एरियाज आर सर्व थ्रू द जनरेशन ऑफ hydroelectric power. The next topic is the advantages of hydroelectric power compared to other sources of power. Hydroelectric power कैसे हमारे लिए advantageous हो सकता है दूसरे sources of power के मुकाबले? The first point is unlimited resource. Unlimited. Hydroelectric power is renewable in nature. Hydroelectric power जो होता है वो renewable है, इसको आप बार बार जनरेट कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, एंड इट इज़ नोन एज द फ्लो एनर्जी। दूसरी तरफ कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, यूरेनियम, थोरियम, ऑल दीज आर एग्जॉस्टिबल, यानी कि ये एक्सेस यूज़ होने पर ख़त्म हो जाते हैं, एंड दे आर कॉल्ड फंड एनर्जी सोर्सेस एंड आर प्रोन टू डिप्लीशन। तो ये कभी भी ख़त्म हो सकते हैं अगर इनका एक्सेसिव यूज़ या एक्सप्लॉइटेशन होता है। द सेकेंड पॉइंट इज वाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज एडवांटेजियस इज दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दिस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज़ वेरी लो। शुरुआती दौर में द कॉस्ट इनकर्ड फॉर सेटिंग अप द हाइडल पावर प्लांट इज़ मोर। द इनिशियल कॉस्ट इज़ मोर, द रिकरिंग एक्सपेंडिचर, उसके बाद जो रोज़ाना जो खर्चा होता है उसको मेंटेन करने का, द रिकरिंग एक्सपेंडिचर इज़ लेस एंड इज सेट टू बी इकोनॉमिकल इन द लॉन्ग रन। अगर आप लॉन्ग रन में कंपेयर करेंगे तो इसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगा, अनलाइक द अदर सोर्सेस। तीसरी बात है द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली। एनवायरनमेंट फ्रेंडली इसलिए बिकॉज नो स्मोक और डस्ट इज जनरेटेड। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी भी तरह का कोई स्मोक या डस्ट जनरेट नहीं होता है, इसलिए इसे एक क्लीन एनर्जी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली रिसोर्स माना जा सकता है। चौथी बात है इसमें जो हीट है, द हीट जनरेटेड इज मोर इन दिस केस, इट जनरेट्स मोर हीट कंपेयर टू कोल एंड मिनरल ऑयल, एंड दे आर कंस्ट्रक्टेड नियर दोज इंडस्ट्रीज विच रिक्वायर मोर एनर्जी एंड हीट। ऐसे इंडस्ट्रीज़ के आसपास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, हाइडल प्लांट्स बिठाए जाते हैं जिन इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है। एग्ज़ाम्पल है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। एक ऐसी इंडस्ट्री है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, जहाँ पर हाइडल प्लांट्स सेटअप किए जाते हैं, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इस इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा हीट
और एनर्जी पहुंचाई जाती है। पांचवा पॉइंट है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत आसानी से ट्रांसपोर्ट की जा सकती है ट्रांसमिशन लाइंस की मदद से। ओके, यू कैन इजीली ट्रांसमिट। नेक्स्ट है द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? पहला पॉइंट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द हाइडल प्रोजेक्ट नियर द सोर्स। हाइडल प्रोजेक्ट हैज़ टू बी एस्टैब्लिश्ड वेरी नियर द सोर्स ऑफ स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर्स। ओके, जो तेज बहती हुई नदियां हैं, हमें हाइडल प्रोजेक्ट उन्हीं के आसपास सेटअप करनी पड़ती है। वेरएस रॉ मटेरियल्स फॉर अदर सोर्सेज कैन बी ट्रांसपोर्टेड। ओके, तो दूसरे सोर्सेज के लिए जो रॉ मटेरियल्स है, हम उन रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हाइडल पावर के लिए जो मेन रॉ मटेरियल होता है दैट इज़ वाटर, और वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता। इसलिए हाइडल प्रोजेक्ट एक डेफिनेट जगह पर ही, जहाँ पर पानी है वहीं पर सेटअप किया जा सकता, हम उसको मोबिलाइज नहीं करते। ओके, हाइडल प्रोजेक्ट को मोबिलाइज या कहीं और शिफ्ट नहीं किया जा सकता। दिस इज़ वन डिसएडवांटेज। आप हाइडल प्रोजेक्ट को वहीं पर सेटअप कर सकते हैं, उन्हीं जगहों के आसपास सेटअप कर सकते हैं जहाँ पर तेज़ बहती हुई नदियाँ हों। दूसरा पॉइंट है कैन नॉट बी स्टोर्ड। ओके, आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके नहीं रख सकते। द थर्ड पॉइंट इज़ देयर इज़ अ ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड ऑल्सो लैक ऑफ डेवलप्ड टेक्नोलॉजी। ओके, तो जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो गरीब देश है, ओके, जो उतने एडवांस्ड कंट्रीज़ नहीं हैं, दे कैन नॉट मीट द ह्यूज कैपिटल। इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, और बहुत ही अपडेटेड और अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत होती है। तो ऐसे कंडीशंस को जो है डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ मीट नहीं कर पाते। चौथा पॉइंट है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सिंस डैम्स हैव टू बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस रिवर्स, नदियों के आर पार आपको डैम्स का कंस्ट्रक्शन करना होता है और रिजर्वायर बनाना होता है पानी को स्टोर करने के लिए। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड और लॉस्ट, तो इन डैम्स और रिजर्वायर के कंस्ट्रक्शन में बहुत भारी प्लॉट ऑफ लैंड जो होती है, ओके, उसका नुकसान होता है। ओके, इससे आपके फॉरेस्ट कवर का नुकसान होता है, और कई सारे एनिमल्स और प्लांट लाइफ जो है वो भी वहाँ से डिस्प्लेस हो जाते हैं। ओके, कई लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है, कई एनिमल्स अपने हैबिटेट से डिस्प्लेस हो जाते हैं। सो दिस इज़ अनदर बिग डिसएडवांटेज। जो पांचवा प्रॉब्लम है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज़ प्रॉब्लम ऑफ रिहैबिलिटेशन। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, जहाँ पर डैम्स बनते हैं, पानी स्टोर करने के लिए रिजर्वायर्स बनते हैं, ऐसे जगहों को खाली कराना पड़ता है और वहाँ से लोगों को हटाना पड़ता है। तो जो लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं उनको रिहैबिलिटेट कराना, उनको वापस नई जगह पर लाना, उनको कंपेंसेट करना, ओके, उनके प्रॉपर्टी को संभाल कर रखना, it becomes a challenging job, okay, because those people who have lost their land and their property, okay, it becomes very difficult to give them shelter, okay, give them homes. Next है हमारा the nuclear power. Okay, nuclear power, energy which is generated by fusion or fission of the nucleus of radioactive atom. Okay, कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया। ओके, इनमें क्या होता है, इनके अंदर फ्यूज़न या फिर फ्यूज़न रिएक्शन चलते रहता है। इस रिएक्शन में होता क्या है, जो यूरेनियम के एटम्स है, ओके, उनके एटम्स के न्यूक्लियस कभी कभी स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, या फिर दो अलग अलग यूरेनियम एटम्स के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, जिसे हम फ्यूज़न रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो इस फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन की वजह से, जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अंदर होता है, बहुत हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। ओके, और उसी एनर्जी को हम न्यूक्लियर पावर के लिए यूज़ करते हैं। द एनर्जी विच इज़ जनरेटेड बाय फ्यूजन और फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एटम लाइक यूरेनियम 238 इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी और पावर. Nuclear energy is produced from uranium, thorium, plutonium, lithium. Okay, 15% of the total energy comes from nuclear power. वर्ल्ड की टोटल एनर्जी कम्स फ्रॉम
15% of the total energy generated, okay, in the world comes from this nuclear power. The next topic is the uses of nuclear power. Okay, nuclear power is used to generate electricity. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम न्यूक्लियर पावर का यूज़ करते हैं. ओके, जो एनर्जी न्यूक्लियर पावर से आती है उससे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को रन करते हैं. न्यूक्लियर पावर इज़ यूज्ड फॉर डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर. समुद्री पानी में से नमक निकालने में का सहायक होता है. न्यूक्लियर पावर इज़ यूज्ड फॉर रनिंग सबमरीन्स. पनडुब्बी जो जहाज़ है और बड़े बड़े जहाज़ है उनको न्यूक्लियर पावर से दौड़ाते हैं. इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग जियोथर्मल एनर्जी एंड फॉर मेडिकल पर्पस. मेडिकल साइंस में इसका यूज़ है, जियोथर्मल एनर्जी में इसका प्रयोग होता है. एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर एंड मैंगनीज. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी डिफरेंट इंडस्ट्रीज. फ्रेंड्स, यू हैव आप अलग अलग न्यूक्लियर प्लांट्स आपको स्क्रीन पर अपने मैप में देख मैप दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पर. और वो सारे लोकेशंस मैप दिखाई दे रहे हैं और वहाँ पर जहाँ पर लोकेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं लोकेटेड. दीज आर ऑल मैप को लोकेशंस बहुत ध्यान से देखिएगा. पावर प्लांट्स और मैप को सारे प्लेसेस दीजिए जहाँ पर न्यूक्लियर और जितने भी लोकेशंस सेटअप किए गए जहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अवेलेबल है नोट डाउन कर लीजिएगा. मेरिट्स ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. न्यूक्लियर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड by fission or fusion state of the nucleus of the atom. The merits or the advantages of using nuclear power plants are, okay, more production of energy. बहुत ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन हम न्यूक्लियर पावर प्लांट से कर सकते हैं. लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग यूरेनियम, थोरियम एट्सेट्रा. About 12,000 megawatt of energy can be obtained from 1 pound of uranium. The second point is establishing a nuclear power plant. You can establish the nuclear power plant at any place. Okay, किसी भी जगह पर आप इसे सेटअप कर सकते हैं. Requiring only a small quantity of raw material like uranium and capital. Low cost of production. न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, न्यूक्लियर पावर के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो रहती है. ओके, कम से कम कैपिटल में आप इसको सेटअप कर सकते हैं. कम पूंजी में, कम इन्वेस्टमेंट में आप इसको सेटअप कर सकते हैं. इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड एट अ लो कॉस्ट. And the last point is it does not cause any environmental pollution. Okay, although nuclear waste are toxic, इनके जो वेस्ट जनरेट होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, पॉइजनस होते हैं, लेकिन फिर भी ये डायरेक्टली इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करते, इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करते. Then we have NTPC, National Thermal Power Corporation. It was established in the year 1975. The main objective of the organization is investigation and creation of more thermal power belts. Okay, तो ये ऐसे जगहों का पता लगा सकते हैं जहाँ पर थर्मल पावर बेल्ट्स मिलती हो इन अकॉर्डेंस विद द इंक्रीजिंग डिमांड. जहाँ डिमांड है ऐसी जगहों पर ओके थर्मल पावर बेल्ट्स को लोकेट करके सेटअप करना इज़ द ड्यूटी ऑफ NTPC. ओके, at present there are altogether 16 thermal power based and 7 giant gas based power centers in India established by NTPC. ओके, तो ऐसे थर्मल पावर बेस्ड सेंटर का एक एग्जांपल है फरक्का इन वेस्ट बंगाल. द नेक्स्ट टॉपिक इज NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन. इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1975. 1975 में इसकी स्थापना हुई. The main objective is to investigate and create more thermal power belts. इसका जो मेन उद्देश्य है इस संस्था का वो है इन्वेस्टिगेट करके पता लगाना ऐसे कितने थर्मल पावर बेल्ट्स हैं भारत के अंदर. ओके, जिससे कि हमारी बढ़ती हुई मांग को पूरी की जा सके. ऐसे जगहों को तलाश करना जहां पावर बेल्ट्स, ऐसे पावर बेल्ट्स को सेटअप करना और पता लगाना, सर्वे करके, इन्वेस्टिगेट करके कि कहाँ कहाँ हम पावर स्टेशन या थर्मल पावर बेल्ट्स सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है देश की डिमांड हाई है. एट प्रेजेंट देयर आर 16 थर्मल पावर बेस्ड एंड 7 जाइंट बेस्ड पावर सेंटर्स इन इंडिया. फरक्का इन वेस्ट बंगाल इज़ एन एग्जाम्पल. ओके, फिर बात करते हैं मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के बारे में. द इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स इज इट इंश्योर्स इरीगेशन. ओके, तो इरिगेशन की कमी कभी नहीं रहती है. सूखे में भी आपको इरिगेशन के लिए पानी मिलता रहता है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग फ्लड्स. ओके, ये फ्लड को भी बचाता है क्योंकि ये पानी का जो फ्लो है उसकी दिशा मोड़ देता है, पानी के फ्लो को कंट्रोल करता है. इट हेल्प्स इन जनरेटिंग
hydroelectric power. Okay, it also supplies drinking water. It is helpful in construction of bridges, roads and railways, pisciculture, मछली पालन and raising fish in the reservoir. Okay, तो मछली पालना और मछली को पालन पोषण करके उनकी संख्या बढ़ाने में भी ये सहायक है। और ये टूरिज़्म को भी बढ़ावा देता है। देश विदेश से आने वाले पर्यटक डैम के आसपास ओके चक्कर लगाते हैं, तो इससे टूरिज़्म को बढ़ावा मिलता है। एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ वाटर वे। ओके, जहाज़ों के लिए, नौका चलाने के लिए ये वाटर वे की तरह भी यूज़ हो सकता है एज अ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, अब हम बात करते हैं द रीजन्स। ओके, ऐसे कारणों के बारे में जिसकी वजह से हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो क्या कौन से ऐसे वजह हैं दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया? सबसे पहली बात है लैक ऑफ मटेरियल। ओके, हमारे अंदर रॉ मटेरियल की कमी है। रॉ मटेरियल लाइक यूरेनियम एंड थोरियम आर वेरी लिटल इन आवर कंट्री, सो लैक ऑफ रॉ मटेरियल इज़ अ हिंड्रेंस। ये एक बाधा पहुंचाता है टू प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर एनर्जी। सेकेंड पॉइंट इज़ इट इज़ टू एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। ओके, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज़ नीडेड टू बिल्ड अप द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर द कंट्री। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है दैट इज़ अ सोशल प्रॉब्लम, अ लॉट ऑफ सोशल प्रॉब्लम। ओके, सोसाइटी में व्याप्त जो धारणाएं हैं उसकी वजह से भी हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को सेटअप नहीं कर पाते। अ लॉट ऑफ सोशल स्टिग्मास एग्जिस्ट फॉर द सेटिंग अप ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन आवर कंट्री। ओके, तो ये सारी वजह हैं जिसकी वजह से हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हो नहीं पाता। सो दिस इज़ द रीज़न। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है उसको देश के अंदर वाइट कोल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को हमारे कंट्री के अंदर वाइट कोल के नाम से भी जाना जाता है। वाई डू वी कॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एज वाइट कोल? वी नो दैट कोल इज़ अ मेजर रिसोर्स फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। बिजली पैदा करने के लिए ओके कोल की आवश्यकता होती है, कोयले की आवश्यकता होती है। इट इज़ एन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स एंड कॉजेज पोल्यूशन। ओके, ये एग्जॉस्टिबल है मतलब यूज्ड अप हो जाता है, इसको रीजनरेट नहीं किया जा सकता एंड इट कॉजेज पोल्यूशन। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज़ प्रोड्यूस्ड। इस वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का सहारा लिया जाता है बाय रोटेटिंग अ टरबाइन। ओके, एक टरबाइन को रोटेट करते हुए ऑन अ स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर, तेज बहती हुई नदी में टरबाइन रख के उसको रोटेट करके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस किया जाता है। इट इज़ एन इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होता, देयरफॉर इसका यूज़ होता है। इट इज़ एन इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स एंड कैन बी यूज्ड ओवर मेनी टाइम्स। ओके, कई बार आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है आसानी से ख़त्म नहीं होता। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है ये पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी है। ओके, पर्यावरण के लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि ये स्मोक जनरेट नहीं करता, किसी भी तरह का हार्मफुल गैस जनरेट नहीं करता, इसलिए ये इको फ्रेंडली है। ओके, यानी कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता एंड इट इज़ यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल दिस डेज। आज के दिन इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है। इट हैज़ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट इन द मॉडर्न टाइम्स। ओके, सो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए द इम्पॉर्टेंस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड व्हेन यू कंपेयर इट विथ कोल। ओके, और कोयले के साथ जब आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को कंपेयर करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये एक वाइट कोल है। ओके, यू कैन से दैट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज कॉल्ड वाइट कोल बिकॉज द पावर डिराइव फ्रॉम रेडियो एक्टिव मिनरल्स लाइक यूरेनियम, थोरियम एट्सेट्रा। ओके, फिर हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। कन्वेंशनल एनर्जी के ऊपर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। ओके, कन्वेंशनल एनर्जी मतलब वो सारी एनर्जी दैट हैज़ बीन इन यूज़ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड दैट इज़ लाइकली टू बी यूज्ड अप इफ़ यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटी। ज़्यादा मात्रा में जिसको यूज़ करें तो जो
एग्जॉस्ट हो सकता है, समाप्त हो सकता है। और कन्वेंशनल सोर्सेस ऐसे होते हैं जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। द सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी आर कोल। ओके, सबसे बड़ा सोर्स है कन्वेंशनल एनर्जी का कोल, मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम। और तेज बहती हुई नदियाँ जो हैं, दीज आर ऑल्सो सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। रेडियो एक्टिव मिनरल्स लाइक यूरेनियम, थोरियम एट्सेट्रा। ओके, दीज आर ऑल्सो सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। द सोर्सेज आर बीइंग यूटिलाइज्ड। ओके, ऐसे सोर्सेज हैं ये जो these are being utilized over a long period of time. Okay. कन्वेंशनल रिसोर्सेज, भारत के अंदर हमारे कौन कौन से कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं? द कन्वेंशनल रिसोर्सेज इन इंडिया आर पावर और एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम कोल एंड मिनरल ऑयल। ओके, वो सारे पावर एनर्जी जो कोल और मिनरल ऑयल से ऑब्टेन की जाती हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ओके, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हैं फ्रॉम स्विफ्ट फ्लोइंग, बहुत तेज़ी से बहती हुई जो नदी की धारा है, ओके, जो पहाड़ों से नीचे गिरती है, उन तेज बहती हुई नदियों की धारा के नीचे टरबाइन लगा के, टरबाइन को रोटेट करके हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हैं। न्यूक्लियर, ऑल इम्पॉर्टेंट एनर्जी पावर डिराइव फ्रॉम रेडियो एक्टिव मिनरल्स। ओके, तो रेडियो एक्टिव मिनरल्स से भी हम बहुत ज़्यादा एनर्जी डिराइव करते हैं। ऐसे रेडियो एक्टिव मिनरल्स कौन कौन से हैं? दीज आर लाइक यूरेनियम, थोरियम एट्सेट्रा। ओके, तो यूरेनियम, थोरियम ये सब रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, रेडियो एक्टिव मिनरल्स हैं। और इन्हीं रेडियो एक्टिव मिनरल्स का सहारा लेकर हम बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर पावर को ऑब्टेन कर सकते हैं। द टू थर्मल पावर सेंटर्स। ओके, दो बड़े ऐसे थर्मल पावर सेंटर्स जो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड हैं, वो है कोलाघाट। एक थर्मल पावर सेंटर आपका कोलाघाट में है और दूसरा जो है दैट इज़ इन बांदेल। ओके, बांदेल एंड कोलाघाट। कोलाघाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थर्मल पावर प्रोजेक्ट। वेस्ट बंगाल का सबसे इम्पॉर्टेंट थर्मल पावर प्रोजेक्ट है आपका कोलाघाट। फिर बात करते हैं व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स, ओके, दैट वी यूज़ फॉर प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ओके, किस तरह के मटेरियल्स का यूज़ होता है? तो न्यूक्लियर एनर्जी को भारी मात्रा में न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने के लिए हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज़ करते हैं, जिसमें प्रमुख है यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, हैवी वाटर, हाइड्रोजन एट्सेट्रा। ओके, अब बात करते हैं व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। अभी तक हम बात कर रहे थे कन्वेंशनल एनर्जी का, अब बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के क्या क्या सोर्सेस हैं। ओके, दो सोर्सेस ऑफ पावर, ओके, विच आर यूज स्पेयर्सली। ऐसे सोर्सेस जिसका हम अभी ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस। ओके, बट इनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये फ्यूचर में इसका हम बेहतर यूज़ कर सकते हैं। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस का बेस्ट एग्जांपल है सोलर पावर एंड विंड पावर। ओके, दिस टू आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज़ के फ़ायदे क्या हैं? ओके, हम बात करते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। नंबर वन, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस जो हैं वो इको फ्रेंडली होती हैं। ओके, इको फ्रेंडली मतलब ये किसी भी तरह का पोल्यूशन कॉज नहीं करती, इट डज नॉट लीड टू एनी काइंड ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। दूसरा जो एडवांटेज है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का, दैट इज़ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जो हैं, ओके, दे आर लेस एक्सपेंसिव। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कम खर्चा कराते हैं, इसमें ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, टू मच कैपिटल इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, कम अमाउंट में होती है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ इट इज़ इनएग्जॉस्टिबल इन नेचर सिंस दे आर नॉट लिमिटेड, क्योंकि इनकी मात्रा लिमिटेड नहीं है, इसको बार बार रिप्लेनिश या रीजनरेट किया जा सकता है। ओके, इस वजह से देयर इज़ नो फियर ऑफ देम बीइंग डिप्लीटेड, तो इनके ख़त्म हो जाने का, डिप्लीट हो जाने का कोई डर नहीं है। द फोर्थ पॉइंट इज़ अवेलेबल इन ह्यूज क्वांटिटी। सच रिसोर्सेज, सच सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर easily available in any part of the country and cannot be easily lost. ओके, तो ये हर जगह मिलता है और आसानी से ख़त्म नहीं होता, यही नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का सबसे बड़ा एडवांटेज है। ओके,
तो अब बात करते हैं हम व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं, ओके, उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, सिंस दे आर नॉन कन्वेंशनल, क्योंकि ये नॉन कन्वेंशनल है और यूज़ इसका कम है, तो कम यूज़ होने की वजह से ओके देर इज़ नो गुड टेक्नोलॉजी अवेलेबल। आसानी से टेक्नोलॉजी आपको अवेलेबल नहीं होती। ओके, दे आर नॉट अवेलेबल इन द सेम अमाउंट। ओके, जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम इसको लेकर हम फेस करते हैं, दैट इज़ दे आर नॉट अवेलेबल इन द सेम अमाउंट। एक ही मात्रा में वो हर जगह मौजूद नहीं है। ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस किसी एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो किसी एक क्षेत्र में बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलती है। ओके, फॉर एग्जांपल tidal power cannot be tapped in coastal areas. Again, solar power is not available in frigid and cold zones. जो सोलर पावर है उसको हम फ्रिजिड जोन्स या ठंडे इलाकों में ट्रैप नहीं कर सकते, संभाल कर नहीं रख सकते। और उसी तरह से जो टाइडल पावर है, समुद्र से उठने वाली लहरों से मिलने वाला टाइडल पावर, उसको कोस्टल एरिया में हम टैप नहीं कर सकते, ओके, संभाल कर नहीं रख सकते। Wind power is not suitable in all places. Okay, so wind power is not suitable at all places. हर जगह इक्वल अमाउंट में विंड, इक्वली स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो नहीं करती, इसलिए हम इक्वल अमाउंट ऑफ विंड पावर को टैप नहीं कर सकते। सच सोर्सेस ऑफ नॉन कन्वेंशनल पावर कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड। जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेस हैं उनको हम वन कंट्री टू अनदर कंट्री ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। The next topic is solar power. Okay, light and heat that are generated from the sun are continuously called solar power. Okay, light and heat that are generated from the sun continuously are called solar power. Okay, nowadays this solar energy is tapped to produce electricity by using silicon, solar cells or photovoltaic cells. Okay, the light and heat are generated from the sun continuously. सन से, सूरज से हमको बराबर लाइट एंड हीट मिलती है। इट इज़ जनरेटेड फ्रॉम द सन कंटिन्यूसली एंड देयरफॉर वी कॉल इट सोलर पावर। दिस एनर्जी इज टैप टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सोलर पावर को हम आजकल टैप करते हैं, उसको ट्रैप करके रखते हैं ताकि इससे हम सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। ओके, द सोलर एनर्जी इज टैप टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग सिलिकॉन सोलर सेल्स। सिलिकॉन सोलर सेल्स का यूज़ करते हुए, फोटोवोल्टाइक सेल्स का यूज़ करते हुए। फ्रॉम द सोर्स पॉइंट ऑफ व्यू, सोलर एनर्जी इज़ अ फ्लो रिसोर्स। फ्लो रिसोर्स इसलिए क्योंकि सोलर एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती। ओके, एंड इट इज़ यूनिवर्सली अवेलेबल। यूनिवर्सली अवेलेबल का मतलब होता है कि पूरे विश्व में मिलता है। सो इट इज़ यूबिक्विटस इन नेचर। ओके, यूबिक्विटस का मतलब होता है जो हर जगह मिलता हो। नेक्स्ट पॉइंट है सोलर एनर्जी के क्या क्या फ़ायदे हैं। सोलर एनर्जी इज़ एन अनलिमिटेड रिसोर्स। ये एक अनलिमिटेड रिसोर्स है और रिन्यूएबल है, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होता। सफिशिएंट सप्लाई, इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। सफिशिएंट सोलर पावर कैन बी टैप्ड ओके ऑन क्लाउडी डेज। जिस दिन बादल घिरे रहते हैं उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी को टैप किया जा सकता है। सोलर एनर्जी इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली। ओके, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली सोर्स है, मतलब ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। ईजी टू एक्सेस प्लांट्स, अ नंबर ऑफ स्मॉल मीडियम एंड लार्ज सोलर प्लांट्स कैन बी इजीली established. Okay, so what are the disadvantages of solar plants? Variations based on location. Okay, since sunlight is not evenly distributed, solar energy हर जगह बराबर नहीं हो सकती। सोलर एनर्जी के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है एंड देयर इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू हार्नेस द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को प्रॉपरली यूज़ करने के लिए हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की कमी है। हमारे पास ऐसे टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है जिससे कि हम सोलर एनर्जी को बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें, हर जगह इसका बराबर यूज़ कर सकें। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी। ओके, मेजरली सोलर एनर्जी का कहाँ कहाँ यूज़ है। ये सड़कों में इसका यूज़ है, कई घरों में, हेल्थ सेंटर में, ओके,
बिजली जलाने के लिए, बल्ब्स वगैरह, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, लाइट वगैरह जलाने के लिए सोलर पावर का यूज़ करते हैं। सोलर पावर हीटिंग के लिए भी यूज़ होता है, हीटिंग आइटम्स के लिए, ओके, पानी गर्म करने के लिए। सो दीज आर सम बेसिक एडवांटेजेस। कुकिंग में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। समुद्री पानी से, सी वाटर से प्रोसेसिंग करके हम सॉल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोलर पावर, ओके। और इट इज़ ऑल्सो यूज टू राइपन क्रॉप्स। फसल उगाने के लिए, क्रॉप्स को राइपन करने के लिए हम इसको, ओके, पकाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं सनलाइट से यूजिंग फोटोवोल्टाइक सेल्स। द यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी इज़ एवर इंक्रीजिंग since it is used for producing electricity, it is used for lighting the roads, okay, giving signals for the railway lines, and it is also used for running small water pumps and for many other domestic purposes. तो कई सारे घरेलू नीड्स को भी ये पूरे करता है, ओके। अब हम बात करते हैं, ओके, सोलर हीटिंग सिस्टम से हम क्या क्या लाभ ले सकते हैं, ओके। सो व्हाट आर द यूटिलिटी ऑफ सोलर हीटिंग सिस्टम, ओके। थ्रू द सोलर हीटिंग सिस्टम सनलाइट इज़ यूज्ड, ओके। सोलर हीटिंग सिस्टम की मदद से हम सनलाइट को यूज़ करते हैं फॉर प्रोसेसेस लाइक सोलर ड्रायर, ओके। सोलर ड्रायर की तरह हम सोलर हीटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। द एयर इज़ डीह्यूमिफाइड, यहाँ पर हवा से हम ह्यूमिडिटी को बाहर करते हैं, मॉइस्चर को बाहर करते हैं, ब्लोइंग हॉट एयर एंड कंजर्विंग द क्रॉप्स, ओके। तो गर्म हवा को ब्लो करते हैं सोलर ड्रायर की मदद से, और हवा में जो नमी है, नमी को हटाकर हम क्रॉप्स को बचाते हैं। सोलर लंबर किल्न, ओके, सोलर लंबर किल्न, वुड इज़ ड्राइड बाय यूजिंग दिस मेथड। सोलर से हम डिसैलिनेशन करते हैं। डिसैलिनेशन मतलब फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर हम तैयार करते हैं सैलिन सी वाटर से। सैलिन सी वाटर क्या होता है? वो सी वाटर जिसमें नमक मिला होता है। नमक को रिमूव करके हम फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर तैयार करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑल्टरनेट इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन प्रोसेस। एक बार इवापोरेशन फिर कंडेंसेशन, ओके, रिपीटेड इवापोरेशन, ऑल्टरनेट इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन करवा के हम डिसैलिनेशन करते हैं, यानी कि सी वाटर से सॉल्ट को हटाकर फ्रेश वाटर बना के उसे पीने योग्य बनाते हैं। फिर लास्ट पॉइंट है सोलर डिस्टिलेशन, ओके। वाटर इज़ प्यूरिफाइड बाय सोलर हीटिंग, ओके। सोलर हीटिंग से हम वाटर को प्यूरिफाई करते हैं बाय यूजिंग ऑल्टरनेट इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन टेक्निक्स, ओके। ऑल्टरनेट इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन टेक्निक, एक बार इवापोरेट और एक बार कंडेंस करके, मतलब एक बार हीट करके गर्म करते हैं, फिर कूल करके कंडेंस करते हैं, ठंडा करते हैं। तो इससे डिस्टिलेशन प्रोसेस की मदद से हम वाटर को प्योर बनाते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सोलर डिस्टिलेशन। फिर है सोलर कुकर, ओके। सोलर एनर्जी को हम सोलर कुकर की तरह यूज़ करते हैं। दिस इज़ द ईजिएस्ट, सिंपलेस्ट एंड यूजफुल गैजेट, ओके, यूज्ड बाय हार्नेसिंग सोलर एनर्जी। दिस गैजेट यूज द रिफ्लेक्शन मेथड, ओके। लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करके, ओके, जो सूर्य से आने वाले डायरेक्ट लाइट रेस है उनको रिफ्लेक्ट करके हम उसे हीटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, एज अ सोलर कुकर यूज़ करते हैं, ओके। फिर लास्ट टॉपिक है हमारा विंड एनर्जी, ओके। विंड एनर्जी क्या है? द एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हार्नेसिंग विंड स्पीड बाय विंड मिल्स। विंड मिल्स की मदद से, ओके, विंड एनर्जी को हार्नेस करते हुए, ओके, इज कॉल्ड विंड एनर्जी। दिस इज़ अ नॉन कन्वेंशनल, ये भी एक नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस है। विंड एनर्जी इज़ अ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस एंड देयरफॉर वी कॉल इट अ फ्लो रिसोर्स। फ्लो रिसोर्स इसलिए क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होती, ये इनएग्जॉस्टिबल है, रिन्यूएबल है, इसको रीजनरेट कर सकते हैं। विंड स्पीड इज़ मैक्सिमम विद इन 100 मीटर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। पृथ्वी के सरफेस 100 मीटर ऊपर तक विंड जो है वो अपनी मैक्सिमम स्पीड पर होता है। इसके फ़ायदा क्या क्या है? ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, किसी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं करता, ओके। ये अनलिमिटेड है क्योंकि ये फ्लो रिसोर्स है। सिंपल टेक्नोलॉजी से इसको तैयार किया जा सकता है, इसमें कॉस्ट कम पड़ता है और इससे आप क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, पानी खींच सकते हैं, ओके। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो एनर्जी है वो कम प्रोड्यूस होती है और लोग इसके बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं हैं और ये कहीं कहीं पर ही मिलता है। नेक्स्ट है हमारा द जियोथर्मल एनर्जी, ओके। जियोथर्मल एनर्जी, एनर्जी विच इज़ डिराइव फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के अंदरूनी भाग से, ओके, पृथ्वी के अंदर से, अर्थ के अंदर से जो एनर्जी हमें प्राप्त होती है, दैट इज़ कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी।
हीट हैज़ बिन एक्यूमुलेटिंग, ये जो गर्मी है, जो हीट है, वो पृथ्वी के अंदरूनी भाग में युगों युगों से कैद पड़ा हुआ है. Heat has been accumulating in the Earth's interior over a long time. So it has been observed through investigation that every 1 kilometer, प्रत्येक 1 किलोमीटर गहराई में जाने से temperature rises at the rate of 25 degree Celsius. Geothermal energy does not cause environmental pollution. Okay, geothermal energy से किसी भी तरह का environmental pollution नहीं होता है, क्योंकि ये किसी भी तरह का कोई harmful gases रिलीज़ नहीं करता. ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत उपयोगी होता है. ओके, और ये किसी भी तरह का हार्मफुल गैसेस रिलीज़ नहीं करता. इंडिया जनरेट्स ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सच एनर्जी. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग जियोथर्मल एनर्जी? अनलिमिटेड रिसोर्सेज. ओके, जियोथर्मल एनर्जी में अनलिमिटेड रिसोर्स है, इसको आप कई बार यूज़ कर सकते हैं. ये रिन्यूएबल है. ओके, इसको रीजनरेट किया जा सकता है और इसकी मात्रा भी अनलिमिटेड है. इट डज़ नॉट कॉज एनी डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज. इससे रिसोर्सेज की कमी कभी भी नहीं होती. इट इज़ इको फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली. ये कोई टॉक्सिक गैस रिलीज़ नहीं करता. ओके, एंड डज नॉट कॉज एनवायरनमेंट पोल्यूशन. दिस टाइप ऑफ एनर्जी कैन बी यूज थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल आप इस एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग डे एंड नाइट टाइम. ओके, जियोथर्मल एनर्जी कैन बी इजीली प्रोड्यूस्ड. ओके, इसको प्रोड्यूस करना भी बहुत आसान है. ओके, तो जियोथर्मल एनर्जी को आप बहुत आसानी से प्रोड्यूस भी कर सकते हैं. ये एडवांटेज है जियोथर्मल एनर्जी का. नाउ लेट्स डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ जियोथर्मल एनर्जी. ओके, पहला बात है जियोथर्मल एनर्जी इज़ एक्सपेंसिव. ये बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है. द इनिशियल कॉस्ट, शुरुआती कॉस्ट जो होता है ओके सेटअप करने का, विंड पावर प्लांट सेटअप करने का, वो ज़्यादा होता है. प्रोडक्शन कॉस्ट इसका कम है. ये सिर्फ लोकल डिमांड को ही पूरे कर सकता है. ओके, देश भर में इसकी डिमांड पूरी नहीं की जा सकती. लैक ऑफ टेक्नोलॉजी. The technology available is only in the developed countries. Okay, technology is available only in the developed countries. सिर्फ विकसित देशों में ही इसको यूज़ करने की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है. दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज़ नॉट वेल डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, इसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है. किसी रीजन में जियोथर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है. धरती के गर्म क्षेत्र में, ऐसा क्षेत्र जिसमें धरती का जो इंटीरियर पार्ट है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, उसमें अच्छी जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है और कहीं कहीं पे जियोथर्मल एनर्जी देखने को नहीं मिलती. दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज़ नॉट वेल डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ऑकर्स इन पॉकेट्स ओनली इन सर्टेन रीजन्स एंड यू कैन नॉट यूज़ इट यूनिवर्सली. ओके, पूरे विश्व में इसको बराबर यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये किसी किसी क्षेत्र में ही प्राप्त होता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट जियोथर्मल एनर्जी. सो with this we come to the end of this chapter finally. Okay, तो रिसोर्स नाम का ये चैप्टर फाइनली पूरा हो जाता है इस सेशन में.